Students, welcome to my YouTube channel Gyan Hub. Myself Miss Priya and I'm here with my new video for class 9th. Subject is civics and the chapter name is What Democracy and Why Democracy. In this whole video we are going to discuss about the basic meaning of the democracy, what are its feature and why we are applying democracy in our country, and what is the basic concept of democracy in other country in the whole world. So without wasting our time, let's move further. So the chapter name is democracy. What is democracy and why democracy? My dear student, there is a very simple definition of democracy, that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Means democracy जो है, जो गणतंत्र है या फिर प्रजातंत्र है, लोकतंत्र जिसे कहा जाता है, जो वर्ड है हिंदी मीनिंग है जो डेमोक्रेसी की, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड. डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से है, डेमोक्रेटिया. एंड डेमोक्रेटिया का मतलब, डेमो का मतलब होता है पीपल मतलब लोग, क्रेटिया का मतलब होता है रूल मतलब शासन करना. जहाँ पे लोग एक अपने शासक को चुनते हैं जिस देश में, उसे कहा जाता है डेमोक्रेसी. सो बेसिकली इट इज़ अ ग्रीक वर्ड. बट हियर द डेफिनेशन इज वेरी सिंपल. बट ये सिंपल होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन जाती है. वाई? बिकॉज इन दिस डेफिनेशन इट इज सिंपली रिटन एज डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. मीन्स एक ऐसी सरकार जहाँ पे जनता जो होती है अपने शासक को चुनती है, या जनता के द्वारा शासक को चुना जाता है ताकि वो देश के ऊपर शासन कर सके, देश को चला सके. ठीक है ना? आपको लगा कि इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि इस छोटी सी डेफिनेशन में आपको बहुत से ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे. ध्यान से देखा जाए तो देखिए, व्हाट आई एम सेइंग, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. किस तरह की सरकार है? वेदर इट्स डिक्टेटरशिप, मोनार्की, या फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की डेमोक्रेसी गवर्नमेंट चल रही है जिसे जनता ने चुन रखा है. इन विच द रूलर्स, विच टाइप ऑफ रूलर्स, वो डिक्टेटर हैं या फिर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जिनकी रॉयल फैमिलीज चली आ रही है, राजा टाइप की है, मोनार्की सिस्टम्स के रूलर्स हैं, या फिर डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं जिन्हें जनता ने चुना है. आर इलेक्टेड, विच टाइप ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, किस तरह के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं, या फिर वो मिलिट्री फॉर्म में से आए हैं, या फिर वो अपने एंसेस्टर फैमिली से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बाय द पीपल. नेक्स्ट थिंग इज बाय द पीपल. किन तरह के लोगों से जनता ने चुना है, या मिलिट्री कूप में ने चुन रखा है, या फिर वो एक एंसेस्टर चीज़ों को लेके चल रहे हैं. तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं कि किस तरह की सरकार है, किस तरह का रूलर है, किस तरीके से वो इलेक्ट किए गए हैं, और किनके द्वारा वो इलेक्ट किए गए हैं. तो ये 4 क्वेश्चन जो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, देखने में बहुत सिंपल थी, दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. बट इसी एक छोटी सी डेफिनेशन में आपको 4 क्वेश्चन पुटअप कर दिए गए हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे. सो द नेक्स्ट थिंग इज फीचर्स. द नेक्स्ट थिंग इज फीचर्स. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो है ना, ये जो एक हेडिंग है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज इस टॉपिक में हम 4 पार्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम 4 वीडियोस हमारी बनेंगी. टोटल हम कितने पार्ट्स पढ़ेंगे? 4 पार्ट्स पढ़ेंगे. इन 4 पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं. एंड माय डियर स्टूडेंट, दिस 4 पार्ट्स आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक फीचर्स पे एक एक वीडियो बनेगी, क्योंकि हर एक फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक फीचर में क्या किया गया है, अलग अलग कंट्री को लेकर डेमोक्रेसी वर्ड को डिफाइन किया गया है. इसलिए कहा जा रहा है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, इसलिए बताया गया कि डेमोक्रेसी क्या है. हर एक देश के लिए, हर एक नागरिक के लिए डेमोक्रेसी वर्ड अलग है, सबकी डेफिनेशंस अलग है. ऑल्दो वी आर सेइंग दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल, इन विच द रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल, बट इनके जो 4 फीचर्स हैं, इन 4 फीचर्स में आपको डेमोक्रेसी क्या है ये डिफाइन की जाएगी, और हर एक फीचर में अलग अलग कंट्रीज को लिया गया है. ओके, द फर्स्ट फीचर इज मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. यहाँ पे जो जिस देश की एग्जाम्पल लिया गया है वो है पाकिस्तान. इसमें हमने इस एग्जाम्पल में बताने की कोशिश किया गया है कि क्या लिटरली कोई देश डेमोक्रेटिक है, और हमें अगर जज करना होगा डेमोक्रेसी को तो हम किस बेसिस पे करेंगे. ऑल्दो पाकिस्तान यूज्ड टू से दैट दे आर डेमोक्रेटिक, बट इज दे आर लिटरली, तो हम यही जानेंगे. लिखा है, एंड पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ led a military coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Later, he changed his designation to president, and in 2002 had a referendum in the country that granted him a 5-year extension. रेफरेंडम क्या होता है? जब हम अपनी बातों को मनवाने के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा वोट ऑफ इलेक्शन करते हैं.
ठीक है ना, एक वोट मांगते हैं कि यू हैव टू आंसर हाँ या हाँ ही हाँ, मतलब हाँ या ना में आपको जवाब देना, हाँ में ही आपको जवाब देना है। तो उसे हम कहते हैं रेफरेंडम, जब हम एक वोट कास्ट करवाते हैं कि आप हमारे फेवर में हैं या नहीं है। ओके। Pakistani media human rights organization democracy activists said that the referendum was based on the malpractices and fraud. ये सिंपल सी चीज़ है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट द फर्स्ट थिंग, द स्टार्टिंग पॉइंट इन पाकिस्तान उस टाइम में क्या हुआ, 1999 की हम बात करते हैं तो जनरल परवेज मुशर्रफ की हम बात करते हैं, तो वो मिलिट्री कूप में थे। अक्टूबर 1990 में उन्होंने क्या किया, अपने आप को गणतंत्र तौर पे डेमोक्रेटिकली तौर पे उन्होंने क्या किया, एक सरकार बनाई और जिसमें उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे रखा। और 2002 में उन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज करके क्या नाम दे दिया, प्रेसिडेंट। इन 2002 ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन एंड रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ प्रेसिडेंट। तो पहले वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे और उसके बाद वो 2002 में वो क्या हो गया, प्रेसिडेंट में आ गए। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया डेमोक्रेटिकली, बट क्या हुआ यहाँ पे उन्होंने खुद से ये डिसीजन लिया, द सिटीजन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पे द फर्स्ट थिंग जो क्लियर हुई वो ये था कि डेमोक्रेटिकली नहीं था, क्योंकि डेमोक्रेटिक वर्ड की हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी की वर्ड की बात करते हैं तो जो वर्ड आता है वो होता है बाय द पीपल। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव एंड 2002 ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ प्रेसिडेंट बाय द हेल्प ऑफ अ रेफरेंडम। मतलब एक उन्होंने एक छोटा सा वोट किया अपने ही लोगों में, जिनसे आप जान पहचान करते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि मैं अच्छा हूँ या नहीं, हाँ में ही जवाब देना है, अच्छा हूँ हाँ हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो आपकी जान पहचान के लोग हैं, जैसे चाचा चाची अपनी फैमिली की तरह मान लीजिए, तो उन्होंने यस में वोट किया, तो उसने अपने आप को प्रूव कर लिया। फिर जब पाकिस्तानी मीडिया की बात करते हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसेस हुआ है ना रेफरेंडम के नाम पे, जो प्रोसेस परवेज मुशर्रफ ने जो किया वो फ्रॉड था, माल प्रैक्टिस था, वो फ्रॉड थी, ऐसे कोई भी प्रैक्टिस नहीं की गई थी। तो उन्होंने क्या किया, फाइनली उसके बाद परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, in August 2002 he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. According to this order, the President can dismiss the national provincial assemblies. The work of the civilian cabinet is supervised by National Security Council, which is dominated by military officers. The first thing जो हमने पढ़ा था वो ये था कि वो मिलिट्री कूप से थे, 1999 की बात बताई जा रही है। जब मीडिया ने ये कहना स्टार्ट किया कि ये गलत धांधलीबाजी करके, मतलब कुछ उठल फुटल करके क्या किया गया, इस प्रैक्टिस को लाया गया है, ये अपने आप को उन्होंने प्रेसिडेंट साबित किया है। तो 2002 के अगस्त में उन्होंने एक चीज़ इशू की, उसका नाम था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जिसके अंतर्गत ये एक अमेंडमेंट था, जिसके अंदर क्या था कि कोई भी, ये जो संविधान पाकिस्तान था उसके अमेंडमेंट के अंदर था कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, लीगल फ्रेमवर्क और फ्रेमवर्क के ऑर्डर के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो डिसमिस कर सकता है कोई भी नेशनल या प्रोविंशियल असेंबलीज की मीटिंग को, या कोई भी डिसीजन की तरफ से आता है वो उसको डिसमिस कर सकता है। और उसके बाद उसने क्या किया, एक सिविलियन वर्क कैबिनेट तैयार किया। वो सिविलियन वर्क की हम बात करते हैं, कैबिनेट की हम बात करते हैं, वो सिविलियन कैबिनेट कौन थे, उनके खुद के मिलिट्री ऑफिसर्स में से सेलेक्ट किए गए थे और उन्हें नाम दे दिया गया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। क्या नाम दे दिया गया था उन्हें, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है ना। तो उन्हें नाम दे दिया गया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नाम दे दिया गया था। सिविलियन कैबिनेट कह दिया गया था, बट ये सिविलियंस कौन थे, उनके अपने खुद के मिलिट्री ऑफिसर्स थे। फिर क्या कहा जा रहा है, आफ्टर पासिंग बाय मिलिट्री ऑफिसर्स, आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज। सो पाकिस्तान हैड elections, elected representatives have some powers, but the final power test with the military officers and general military officer and General Musharraf himself. यहाँ पे क्या किया गया कि जब ये लॉ पास किया गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जब बनाई गई, तो वो क्या था, वो किसके द्वारा चलाई जा रही थी, जो मिलिट्री ऑफिसर्स उनके थ्रू चलाई जा रही थी। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इस लॉ को लाने के बाद इलेक्शंस हुए वहाँ पे, ठीक है ना, नेशनल असेंबली, नेशनल और स्टेट असेंबलीज में उसने पार्टिसिपेट किया गया। और फिर फाइनली क्या हुआ, इलेक्शन होने के बाद जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्हें चुना गया, उन्हें कुछ पावर दे दी गई। मतलब एक होता है सिर्फ नाम का पावर देना ना, कि कुछ पावर दे दी गई, ठीक है आप एक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, बट द फाइनल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड द जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। बट यहाँ पे भी किसको मेन पावर किसको थी, मिलिट्री ऑफिसर्स को और जनरल परवेज मुशर्रफ को ही खुद थी। मतलब
आप कुछ भी करते पर जो फाइनल डिसीजन होता, जो फाइनल कमिटमेंट होता, वो परवेज़ मुशर्रफ और जो मिलिट्री ऑफिसर थे उनके थ्रू ही होता। तो कहीं ना कहीं क्लियरली शो कर रहा है कि ऑल्दो दे आर यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेटिक बट दे वर नॉट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी जनता जनार्दन का मतदान नहीं हुआ था। यहाँ पे एक फैमिली, एक मिलिट्री फैमिली आपस में ही अंदर क्या कर रही थी, अपने इलेक्शंस को हेल्ड करा रही थी और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रही थी। सो जो पहला चीज हमें देखने को मिला, क्लियरली देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंदर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे शो करते हैं कि अगर पाकिस्तान को अगर जनरल मुशर्रफ के अंदर अगर हम उन्हें कहना चाहें कि वो डेमोक्रेसी हैं तो हम नहीं कह सकते हैं। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज, कैन वी से दैट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान, कि क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जो शासक वहाँ पे इलेक्ट किए गए थे क्या वो लोगों के द्वारा किए गए थे? नो, सिंपली यहाँ पे साफ प्रूवन हो रहा है कि मिलिट्री coup का इन्वॉल्वमेंट रहा है, उनके अपने सिक्योरिटी काउंसिल्स का इन्वॉल्वमेंट रहा है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इन्वॉल्वमेंट रहा है। कहीं पे भी यहाँ पे हमें जनता जनार्दन का योगदान नहीं दिखा। तो या सिंपली वी कैन से दैट दे आर नॉट डेमोक्रेटिकली प्रूवन। ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन, दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजंस। व्हाई? क्योंकि जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया था वो खुद से अपना डिसीजन नहीं ले सकते थे। उसके लिए भी उन्हें क्या था, मिलिट्री ऑफिसर्स प्लस परवेज मुशर्रफ पे डिपेंड होना था कि वो जो फाइनल हमें कमिटमेंट देंगे, जो फाइनल रिजल्ट हमें सुनाएंगे, जो फाइनल डिसीजन देंगे, हमें वही फॉलो करना है। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्ट विथ आर्मी ऑफिसर्स एंड विथ जनरल मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो ऑलरेडी उस पोस्ट पे पोस्टेड थे, जनरल मुशर्रफ ऑलरेडी मिलिट्री coup में से थे। तो ये जो दो लोगों की बात कही जा रही है ना, वो लोगों के द्वारा नहीं चुने गए थे। तो यस, डेमोक्रेटिकली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये डेमोक्रेटिक नहीं थे। तो यहाँ पे प्रूव हुआ ना कि डेमोक्रेसी वर्ड का मीनिंग डिफरेंट होता है। हर एक देश में हर एक चीज़ों के लिए डेमोक्रेसी वर्ड का मीनिंग डिफरेंट होता है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। ये चीज़ मोनार्की सिस्टम में भी देखने को मिलती है, डिक्टेटरशिप में भी देखने को मिलती है कि वो दिखाते हैं कि उनके पास एक इलेक्टेड पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है, बट जो रियल पावर थी, जैसे हम फ्रांस रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जो भी हमारा हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है उसमें भी मोनार्की सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या था कि रॉयल फैमिली सब कुछ संभालती थी। तो पार्लियामेंट होता था, सब कुछ होता था, पर मेन पावर किसके पास हो जाता था, किस किस इमेज की रिक्वायरमेंट होती थी, जो मोनार्की सिस्टम का जो हेड होता था। ठीक यहाँ पे भी वही चीज़ें थी कि इलेक्शन हुए, रिप्रेजेंटेटिव्स हुए, पर फाइनल डिसीजन किसका था, परवेज मुशर्रफ का था। सो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज पीपल्स रूल। तो हम इन्हें पीपल्स रूल नहीं कह सकते हैं। सो इफ यू गाइस आर हैविंग योर बुक विथ योरसेल्फ, प्लीज मेक श्योर टू मार्क दिस सेंटेंस। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहाँ पे पहला फीचर साबित हुआ, और पहले फीचर को हमने प्रूफ करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के एग्जाम्पल से डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी क्लियर होगा कि although they were saying that they are democratic, but and actually they are not democratic because they were not elected by the people of the country. तो यहाँ पे पहला फीचर जो है आप प्लीज इसे मार्क भी कर लीजिएगा अपनी बुक में, दैट इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। कि हमारी डेमोक्रेसी का जो पहला फीचर है, दिस इज द फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर हम अपने सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट फीचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, दैट इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन की अगर हम बात करते हैं गणतंत्र की, तो जो हमारा मुख्य डिसीजन होता है, जो फैसला होता है, जो अंतिम फैसला होता है, वो किसके पावर में आना चाहिए, वो सारा का सारा पावर जाना चाहिए हमारी जनता को। टू रेस्ट विद दोस इलेक्टेड बाय द पीपल। किन के अंडर वो पावर होना चाहिए, वो लोग जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उन रूलर्स के अंदर होना चाहिए। बट पाकिस्तान में हमें देखने को मिला कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे जनता का कोई योगदान नहीं था। जो कुछ भी था वो वहाँ पे मिलिट्री coup के अंदर था, मिलिट्री ऑफिसर्स के पास था, और किसी के अंडर में ये पावर्स नहीं दिए गए थे। तो ये हमारा पहला की फीचर था डेमोक्रेसी का। In my second video, we are going to discuss the second feature, which is free and fair electoral competition. और इसमें जो एग्जांपल लिया गया, जिस कंट्री का एग्जांपल लिया गया है, वो है चाइना। ठीक है ना। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, ये वीडियो आपको, ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। और एक चीज़ और बता दूंगा आपको कि ये तो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन की बात जो हम करें वो हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन दिस चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ, दोज हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। तो कहीं ना कहीं ये डिस्कशन लेवल पे या आपके हायर स्टडीज़ में भी जाके जो आगे 11th-12th में जो सोशल साइंस सेलेक्ट करेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आगे ग्रेजुएशन में जाके इसको सोशोलॉजी का एज ए सब्जेक्ट लेते हैं, ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन्हें जितना भी आप डिस्क्राइब करके ब्रीफली और जितने लॉन्ग तरीके में आप पढ़ सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट होगा। और इससे जो क्वेश्चन आपको उठेगा ना, ये पूछ सकता है डिस्क्राइब द 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी।
तो पहला फीचर हो गया, दूसरा फीचर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बाद और भी फीचर्स है जो हम पढ़ेंगे। फीचर्स हो गया। सेकेंड चीज़ आपसे जो सेकेंड क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि जो सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है कि जर्नी ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1999 टू 2002, 1999 से लेके 2002 तक की क्या है पाकिस्तान की आप जर्नी बताइए इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो हमें क्या होगा 1999 से लेके जितनी भी पाकिस्तान में जितनी भी चीज़ें हुई डेमोक्रेटिकली जो भी चीज़ें हुई वो पूरी पूरी स्टोरी आपको लिखनी पड़ेगी। फ्रेमवर्क पूछ सकता है, व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑर्डर ऑफ 2002, जो अगस्त में जो फ्रेमवर्क ऑर्डर की हम बात कर रहे थे उसका क्या है, ये जो आपका ये यहाँ पे है ना सेकंड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या है जो अगस्त 2002 में जो आपका लाया गया है, तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो अपने बुक के किसी भी कॉर्नर पे लिख लीजिए या इसे मार्क कर लीजिए कि या तो एक पूरे का पूरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पूछा जा सकता है कि 1999 से लेकर 2002 तक आप फ्रेम करिए, पूरे का पूरा जर्नी बताइए पाकिस्तान की इन द कंसेप्ट ऑफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी। या फिर थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ भूलिएगा मत मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सके, क्योंकि अगर आप साथ देंगे तो ज़रूर वी कैन डू इट। ओके, प्लीज़ स्टे एट होम, कीप योर सेल्फ सेफ एंड जितना हो सके उतनी अवेयरनेस लोगों में फैलाइए एंड बी पॉजिटिव, क्योंकि ये बुरा वक्त है, बुरा वक्त बहुत जल्दी कट जाएगा और जल्दी हमें कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज़ सुनने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।